ध्येयः सदा स्मृतिमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ऊंगुतः सूत्र तक विचार किया था। उदंतात अयोपधात मनुष्य जाति वाजन स्त्रियाम ऊंग स्यात्, अर्थात ह्रस्व उकारांत और अयोपध जिसके उपधा में यकार नहीं है, ऐसा मनुष्य जातिवाची जो शब्द है, स्त्री अर्थ द्योत रहने पर उस शब्द या प्रातिपदिक से ऊंग प्रत्यय का विधान होता है, जिसमें दो रूप, एक रूप आपको कुरु ये शब्द आया था, उसकी सिद्धि की गई थी। कुरु शब्द से कुरुत्व जाति विशिष्टा स्त्री कुरु हो, तो कुरुत्व जाति विशिष्टा स्त्री से विग्रह में कुरु शब्द से ऊंग होकर के सवर्ण दीर्घ होकर के कुरु शब्द बना था। और इसका प्रत्युदाहरण जो अयोपध का अध्वर्यु शब्द आया था, अध्वर्यु ब्राह्मणी, अध्वर्युत्व जाति विशिष्टा स्त्री, इस विग्रह में अध्वर्यु शब्द से यहाँ पर ऊंग होगा नहीं कि उपध है, तो अध्वर्यु शब्द ऐसे ही बिना प्रत्यय के ही वो तद स्त्री का बोध कराता है और ब्राह्मणी शब्द का उससे बोध होता है। अगला सूत्र आपका है पंगोश्च। ये कहता पंगु शब्द, पंगु शब्द जो है खज खंजे धातु से कु प्रत्यय करने पर पंगु शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पर खा को पकार और जकार को गकार आदेश होता है और नुम का आगम होता है, तो पंगु शब्द बनता है। पंगु शब्द का अर्थ होता है जो है जिसका जो गति है, जिसका पैर जो है वो ठीक ना हो, तो वो पंगु शब्द कहता है। पद विहीन व्यक्ति कर सकते हैं, एक पाद विहीन, पादद्वय विहीन को पंगु कहेंगे। पंगु शब्द ये एक तादृश गुण विशेष का वाची है और इससे यहाँ पर ऊंग प्रत्यय हुआ है, तो पंगु शब्द से ऊंग करेंगे, पंगु ऊंग बनेगा, सवर्ण दीर्घ होकर के पंगु, और स्वादिकार करने पर पंगु रूप बनेगा। यहाँ एक ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि पंगु शब्द के लिए अलग से पंगोश्च सूत्र को सूत्रकार ने क्यों कहा? ऊंगुता सूत्र ही है, रस्सुकारांत जो शब्द है मनुष्य जातिवाची है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ उसी से हो सकता है, पंगु शब्द को यहाँ क्यों रखा गया? तो यहाँ दो शब्द से कहा गया कि पंगु शब्द ये मनुष्य जातिवाची शब्द नहीं है, ये एक ढंग से गुणवाची या दोषवाची इसको कह सकते हैं। तो दोष भी तत्रूप में गुण ही कहे जाते हैं। तो फलतः ऊंगुता सूत्र से यहाँ पर ऊंग प्रत्यय का विधान संभव नहीं था, इसलिए इस प्रयोग की सिद्धि करने के लिए पाणिनि को पृथक सूत्र की रचना करनी पड़ गई और उन्होंने इस सूत्र के द्वारा इस पंगु शब्द की सिद्धि किया। अगला वार्तिक आपका श्वशुरस्योकाराकार लोपश्च। श्वशुरस्य स्त्री, इस विग्रह में श्वशुर शब्द से यहाँ पर ऊंग प्रत्यय होता है
और स्वशुर शब्द के उकार और आकार का लोप होता है। तो यहां पर उकार कौन है? तो उकार है आपका स्वशुर में शु का उ, उसका लोप होगा, और र का आ है उसका लोप होगा। तो श्वश्र उ ऐसा बनेगा। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो श्वश्रु, स्वाधिकार करेंगे तो श्वश्रुहु ऐसा रूप होगा। उरुत्तर पदादौपम्ये, ये सूत्र कहता है उपमान वाची पूर्व पदम उरु उत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् ऊंग स्यात्। उपमान वाची शब्द जो है वो पूर्व पद में हो, उरु शब्द उत्तर पद हो, एवं भूत समस्त जो प्रातिपदिक उससे ऊंग प्रत्यय का विधान होता है। प्रयोग है करभोरु, करभा करभा करभौ इव ऊरु यस्य, ये यस्याह, करभौ इव ऊरु यस्याह। इस विग्रह में यहां पर उपमानवाची शब्द है करभ, ये पूर्ववाची पूर्व पद है, उत्तर पद यहां पर उरु है, बहुव्रीहि समास हुआ है, और बहुव्रीहि समास होने पर करभोरु शब्द जो प्रातिपदिक संज्ञा होने पर बना, उससे यहां पर स्त्रीत्व विवक्षित होने के कारण यहां पर ऊंग प्रत्यय का विधान इस सूत्र से होगा। तो करभोरु उ ऐसा बनेगा, सवर्ण दीर्घ करे, करभोरु स्वाधिकार करने पर करभोरु हो। इसी तरह से दूसरा सूत्र आपका है संहित शफ फल संहित शफ लक्षण वामादेश। ये जो शब्द है ये उपमा अर्थ में नहीं है, अनौपम्यार्थम सूत्र, क्योंकि और उपम्य अर्थ होता है तो उरुत्तर पदादुपम्य इसी सूत्र से कार्य हो सकता था, इस सूत्र से उग हो जाता। फिर ये अलग से जो सूत्र इन्होंने लिखा इसकी क्या आवश्यकता थी? इसलिए मूलकार ने स्पष्ट वहीं पर कर दिया कि उपमार्थ विषयक ये सूत्र नहीं है, ये सामान्य स्थिति में। तो संहितौ ऊरु यस्याह सा, शफौ ऊरु यस्याह सा, लक्षणौ ऊरु यस्याह सा, वामौ ऊरु यस्याह सा, ये इनका विग्रह होगा सबका। संहित शब्द का ये है जिसके ऊरु जंघा वो सटे हो तो वो उसका अर्थ हो गया संहितौ का। अब यहां पर शफोरु में यहां पर शफ शब्द का अर्थ जो है वो खुर है। तो शफौ खुरौ, उरौ माने खुरौ, यस्याह सा, सफौ खुरौ ऊरु यस्याह सा, ऐसे विग्रह में यहां पर इसी जो है खुर वाला जो प्राणी है स्त्री प्राणी, उसके विषय में ये उदाहरण होगा। शफोरु शब्द, और क्योंकि शफ शब्द जो है वो यहाँ पर खुर शब्द का वाची है, संहित शब्द का संश्लिष्ट माने जुड़ अधिकतर अधिक जो है जुड़ा हुआ इस अर्थ में है। तो ये दोनों शब्द इस अर्थ को बता रहे हैं। लक्षण शब्द यहाँ ये लक्षणवान अर्थ में है, लक्षणम अस्ति अस्मिन् असौ लक्षणः, इस प्रकार अर्षादिभ्यो अस्य अच प्रत्यांत लक्षण शब्द है। तो लक्षणौ लक्षणवन्तौ ऊरु यस्याः सा, ये इसका विग्रह इस तरह से होगा। तो इस तरह से यहाँ पर संहिते संहितौ ऊरु यस्याः सा ये स्त्री अर्थ का वाची है, और अन्य का भी हो सकता है जो भी इस तरह का कोई प्राणी विशेष है। शफ शब्द से जैसे हमने बताया कि खुर अर्थ होता है, तो खुर जिसके सटे हुए खुरौ, तो शफौ ऊरु यस्याः सा, शफ के समान ये जिसके उरु है अर्थात थोड़ा सा दूर दूर है, ऐसा जो प्राणी विशेष है या स्त्री विशेष है। और लक्षणवंत अर्थात लक्षण वाले जिसके
जंघा विशेष है, ऐसा स्त्री विशेष। और वाम का अर्थ होता है सुंदर, वामौ सुंदरौ ऊरु यस्यासा। तो इन विग्रहों में यहाँ पर सर्वत्र बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समस्त शब्द जो आपका है संहित शप लक्षण वाम आदेश, इस सूत्र से यहाँ पर ऊंग होता है। दोस्तों यहाँ पर ऊंगता सूत्र से ऊंग की अनुवृत्ति होती है, और उरुत्तर पदार्थ उपम्य से यहाँ उरुत्तर पदार्थ की भी अनुवृत्ति होती है, औपम्य की अनुवृत्ति नहीं होती है। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाता है संहित शप लक्षण और वाम शब्द जिसके पूर्व पद है, और उरु शब्द जो है उत्तर पद है, एवं भूत जो समस्त प्रातिपदिक, उससे स्त्रीत्व अर्थ द्योत्तर रहने पर ऊंग प्रत्यय होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। तो संहित शप लक्षण और वाम शब्द है पूर्व पद, और उत्तर पद उरु है जिसके, ऐसा जो समस्त शब्द या ऐसा समस्त जो प्रातिपदिक, उससे स्त्री अर्थ द्योत्तर रहने पर ऊंग प्रत्यय का विधान होता है। तो ऐसा यहाँ पर संहितोरु शब्द है, शफोरु शब्द है, लक्षणोरु शब्द और वामोरु शब्द है। सबसे ऊंग प्रत्यय करेंगे, सवर्ण दीर्घ करेंगे, स्वादिकार करेंगे, और इस तरह से ये आपका संहितोरुहु, शफोरुहु, लक्षणोरुहु, वामोरुहु ये शब्द आपके सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र है आपका सार्ंग रवाद्ययो ngीन। ये सारंगरव शब्द है यहाँ पर। तो सारंगरव शब्द जो बना है, तो ये सारंग रवि ये शब्द बनेगा। तो सारंग रवादेह आयः यह अकारः तदंताच जातिवाचिनः गीन स्यात्। ये सूत्र जो है ये कितने अर्थ को कह रहा है? तो ये कह रहा है कि सारंग रवादिगण पठित, यह आय प्रत्ययांत शब्द और जातिवाची जो शब्द, उससे ngीन प्रत्यय होता है। तो यहां जो है सारंगरव में शब्द यहां पर श्रृंगरु शब्द है। तो श्रृंगरोह अपत्यम स्त्री शारंग रवि। तो श्रृंगरु शब्द है, अपत्य अर्थ वहां से आप अण प्रत्यय करेंगे तो शारंगरव शब्द बनता है। उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर यहां पर इस सूत्र से ngीन प्रत्यय का विधान होगा। तो शारंग रव ngीन, ngीन में खाली ई बचेगा, और भसंज्ञ से सकार का लोप होकर के सारंग रवि। और ngीन में जो नकार है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि नकार इस संज्ञक जो प्रत्यय होता है, तो तदंत जो शब्द है, तातिस प्रत्ययांत जो शब्द है, वह इनित्यादि नित्यम सूत्र से आद्युदात्त होता है। तो इस तरह से शारंग रवि शब्द यह आद्युदात्त होता है। इसी प्रकार वैदि शब्द है। यहां पर वैदि शब्द में विद शब्द है। एक सूत्र यहां पर अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो यह। तो अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो यह सूत्र से विदस्य गोत्रापत्यम, इस अर्थ में विदस्य गोत्रापत्यम स्त्री, इस अर्थ में यहां पर विद शब्द से आप आय प्रत्यय करेंगे इस सूत्र से, अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय से। तो विद आ बनेगा, भसंज्ञा हो जो है आदि वृद्धि हो जाएगी, भसंज्ञ से सकार को वैद बनेगा, और इस सूत्र से ngीन होगा। पुनः भसंज्ञ होकर के वैद में जो दा का आ है, आय वाला आ, उसका लोप होगा, वर्ण सम्मेलन का वैदी, और स्वादिकार करने पर वैदी रूप होगा। ब्राह्मणी शब्द है, ब्राह्मणत्व जाति विशिष्टा स्त्री। यहाँ पर जातिवाची ब्राह्मणी शब्द है, तो इससे भी यहाँ पर ngीन प्रत्यय होगा, ब्राह्मण ngीन प्रत्यय होगा, ब्राह्मण ngीन में ई बचेगा, ब्राह्मण ई भसंज्ञ से सकार को लोप कर ब्राह्मणी, और स्वादिकार करने पर ब्राह्मणी रूप बनेगा। अब यहां प्रश्न हुआ कि ये तो जाते स्त्री विषया देवबधा सूत्र से ही हो सकता था, इसमें तो उससे वहां पर ngीश प्रत्यय हो जाता। वहां भी ब्राह्मणी शब्द बना हुआ है,
बन सकता था, तो इसको अलग से यहाँ पर क्यों लिखा गया? ये प्रश्न हो सकता है। तो उसका उत्तर ये है कि उससे भी ङीष प्रत्यय होगा तो उस ङीष प्रत्यय होने से ये अंतोदात्त होगा और गीन प्रत्यय होने से अद्युदात्त होगा। तो यहाँ पर स्वर भेद होता है, इसलिए यहाँ पर भी इसको उदाहरण के रूप में यहाँ पर शास्त्रकार ने इसको उपस्थापित किया। अगला वार्तिक है नृ नरयोर वृद्धिश्च। नृ और नर ये दोनों शब्द मनुष्यवाची हैं। नृ शब्द इसका ना नरौ नरः, नरम नरौ नृन, नरा नृभ्याम नृभि इत्यादि रूप इसका चलता है। और नर शब्द भी है, नरः नरौ नरः, नरम नरौ नरान, नरेण नराभ्याम नरहि, ऐसा भी रूप चलता है। तो दोनों शब्दों से जब स्त्रीत्व की विवक्षा होती है, नृत्व जाति विशिष्टा स्त्री या नरत्व जाति विशिष्टा स्त्री, जब इस तरह का विग्रह होगा तो नृ नरयोर वृद्धिश्च इस सूत्र से यहां पर क्या होगा कि यहां पर ङीन प्रत्यय भी होता है और नृ के ऋकार को और नर में ना के आ को वृद्धि भी होती है। तो नृ में री को वृद्धि होगी तो आर वृद्धि होगी, तो नार ई बनेगा, वर्ण समिल हो नारी श्रोता बन जाएगा। तो नर शब्द से ना के आ को वृद्धि होगी तो नार ई बनेगा, भाषंग से सकार का लोप होकर वर्ण समिल होकर के नारी बनेगा और स्वादिकार करने पर नारी शब्द ही सिद्ध होता है। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों की सिद्धि होती है। और अगला सूत्र आपका है यूनस्ति। तो यहां पर जो शब्द है युवन शब्द है। अब यहां पर जाति अर्थ नहीं उपस्थित होगा। तो युव वयो विशिष्टा स्त्री। तो युव वयो विशिष्टा स्त्री में वस्तुतः यहां पर वयसी प्रथमे तो लगेगा नहीं, क्योंकि युव शब्द है, तो इसलिए युवावस्था के द्वितीय अवस्था उससे प्राप्त नहीं हो सकता वयसी प्रथमे सूत्र से। इसलिए यहां पर अलग से सूत्र की रचना सूत्रकार को करनी पड़ी। यौवन शब्द से यहां पर ती प्रत्यय होता है। तो जब ती प्रत्यय होगा तो युवन ती बनेगा और पद संज्ञा होगी यहां पर। और पद संज्ञा होने से पद संज्ञा किससे होगी? स्वादिश सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होगी ती प्रत्यय के पर रहती युवन की। क्योंकि जो ती प्रत्यय है तो ये सर्वनाम भिन्न स्वादि प्रत्यय, उसके पर रहते पूर्व जो युवन है उसकी पद संज्ञा होगी, तो नलोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा, तो युवती शब्द बनेगा। और इस युवती शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और रुत विसर्ग करके युवती शब्द बनेगा। तो प्रश्न होगा कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा आप कैसे करोगे, क्योंकि ये तो प्रत्ययांत है। प्रत्ययांत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात सूत्र से नहीं हो सकती है। तो कहेंगे कि हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित सूत्र से कर देंगे। तो ती प्रत्यय क्या है? ती प्रत्यय कृदंत है कि तद्धितांत है? क्या माना जाएगा ती प्रत्यय को? तो कृदंत तो है नहीं, क्योंकि ये धातु से विहित नहीं है। कृत संज्ञा करने के लिए तो धातु इत्याधिकार विहित होना चाहिए, तब इस कृदंत संज्ञा हो सकती है। तो कहा तद्धित इसकी संज्ञा किया जाए। तो तद्धित संज्ञा होने के लिए आवश्यक क्या है? तो तद्धित होने के लिए आवश्यक है कि तद्धिता के अधिकार में इसको पठित होना चाहिए। तद्धिता इत्याधिकारे पठितत्व ही तद्धितत्व का स्वरूप है। तो ये ती प्रत्यय है, यद्यपि लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु सिद्धांत कौमुदी में जो ती प्रत्यय है ये तद्धिता इस सूत्र के अधिकार में माना जाता है। तो तद्धिता सूत्र का जो संख्या है वो चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद 76वां सूत्र है, तद्धिता सूत्र, अधिकार सूत्र, जिसका आ पंचम परिसमाप्ति अधिकारो एवं लिखा हुआ है। और यूनस्ति सूत्र जो है 4:177 माने तद्धिता इस सूत्र के अधिकार के तत्काल बाद इसको माना जाता है।
इसलिए इसको तद्धितांत मान करके युवती शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होकर के युवती शब्द बनना चाहिए। किंतु अनेक आचार्यों ने और भाष्यकार ने यहां पर तद्धिता के अधिकार के अंतर्गत यूनस्ति सूत्र को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यूनस्ति यह सूत्र तद्धिता इत्यधिकार बहिर्भूत है, अर्थात तद्धिता के पूर्व इसका पाठ होना चाहिए। तो अगर इस तरह से मानते हैं तो फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी, यह प्रश्न उठता है। तो उस प्रश्न का समाधान यही है कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा के आधार पर युवती शब्द में प्रातिपदिकत्व का आरोप होगा और उसको प्रातिपदिक मान करके यहाँ पर जो है स्वाधिकार करके युवती शब्द की व्युत्पत्ति बनती है। एक तो ये समाधान होगा, और ये भी समाधान प्रायः यही मान्य होता है। एक विचार शब्द ये भी होता है, क्या युवती ऐसा ईकारांत शब्द भी बनता है क्या? इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि युवती शब्द का भी अगर कहीं प्रयोग मिलता है तो बनेगा। तो कैसे बनेगा, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। यु मिश्रणे धातु आप लोग जानते हैं। यु मिश्रणे धातु से जब हम शत्रु प्रत्यय करते हैं, यौति मिश्री करोति आत्मानं पत्यासः, तो यौति पत्यासः आत्मानं मिश्री करोति, इस विग्रह में जब यु मिश्रणे धातु से हम शत्रु प्रत्यय करते हैं तो युव अत बनेगा और गुणा से गुण हो जाएगा तो युवत बन जाएगा। और गुणा क्या मतलब, यहाँ पर शित है ये, तो शित होने के कारण वैसे भी इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो, सार्वधातु का धातु से गुण होगा, अवादेश हो जाएगा, तो युवत शब्द बन जाएगा। और जब स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तो उगितस्य ङीप हो जाएगा। तो ऐसे उगितस्य ङीप होकर के शत्रु प्रत्यांत ये युवती ईकारांत शब्द बनता है। इसका भी अर्थ वही होता है, युवती शब्द का अर्थ भी होगा। युवती मतलब वही विवाहित, तो विवाह जो विवाह संपन्न स्त्री, उसका अर्थ होगा। तो इस तरह से स्त्री प्रत्यय में इन संपूर्ण शब्दों का साधुत्व हम लोगों इसका अध्ययन किया। स्त्री प्रत्यय में जैसे बतलाया स्त्रियाम, इस सूत्र के अधिकार में विहित ये आपके 9 प्रत्यय हैं, जिसमें कि आपका प्रथम प्रत्यय है आपका टाप, फिर इसके बाद है ङीप, ङीप प्रत्यय के पश्चात आपका श्फा प्रत्यय का, फिर आपका ङीश प्रत्यय का, और इसके अनंतर बीच में एक चाप प्रत्यय का भी उल्लेख यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद फिर ऊंग प्रत्यय का, और ऊंग प्रत्यय के अनंतर जो है ङीन प्रत्यय का। इसमें 8 प्रत्ययों का ही है। डाप प्रत्यय का विचार लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। तो इसमें ङीप, ङीश और ङीन ये तीनों प्रत्यय हैं। टाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय का उल्लेख है, और उसके साथ साथ इसमें ऊंग प्रत्यय को ती प्रत्यय का उल्लेख है, श्फ प्रत्यय का उल्लेख। डाप प्रत्यय का उल्लेख न होने से केवल 8 प्रत्ययों की चर्चा इसमें की गई है। इसके अनंतर जो विचार होता है, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा जाता है कि ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथांते च मंगलम भवति। तो मंगलाचरण तीनों समय होता है। ग्रंथ के आदि में होता है, ग्रंथ के मध्य में होता है, ग्रंथ के अंत में होता है। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने 2 जगह मंगलाचरण किया, ग्रंथ के आदि में किया और ग्रंथ के अंत्य में किया। आदि में उन्होंने अपने नाम को उल्लेख नहीं किया, नत्वा सरस्वतीम देवीं शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, इस तरह से मंगलाचरण किया। अहम शब्द से अपना उच्चारण किया उन्होंने। किंतु अंत्य का जो उनका मंगलाचरण है, उन्होंने लिखा शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृता वरद राजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। यहां इन्होंने अपने नाम को उल्लेख किया, वरद राजेन
कृता लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी कृता, वरदराज आचार्य वरदराज के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की गई, ये लिखा। क्यों की गई? तो शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम च उपकारिका, दो के उपकार के लिए। शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम, शास्त्रांतरे व्याकरण भिन्न शास्त्रे प्रविष्टानाम, और बालानाम च, बालानाम तो शास्त्रेषु प्रविक्षुणाम, तो व्याकरण शास्त्र में जो प्रवेश के इच्छुक हैं या अन्य शास्त्रों में भी प्रवेश के जो इच्छुक हैं, तो अन्य शास्त्र में प्रविक्षुक होने के कारण शास्त्र में प्रविष्टानाम ये कथन गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसको भिन्न भिन्न, इसलिए च यहाँ पर समुच्चयार्थक है। शास्त्रांतरे व्याकरण भिन्न शास्त्रे प्रविष्टानाम, अर्थात अन्य शास्त्रों का जिनको तो ज्ञान है उसमें तो प्रविष्ट है, किंतु व्याकरण का जिनको ज्ञान नहीं है। अथ च बालानाम, अर्थात व्याकरण शास्त्रे प्रविक्षुणाम, बाल यहां पर क्या है? बाल का मतलब कि व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं जो, वही बाल है। तो इसका ज्ञान कहां से होता है बाल का? तो उसमें पहले उन्होंने जो है लिखा है कि पाणिनीय प्रवेशाय, तो पाणिनि शास्त्र में जो प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, तो पाणिनि शास्त्र प्रविक्षुणाम इयम लघु सिद्धांत कौमुदी उपकारिका वर्तते, उनकी उपकारिका है, उनको उपकार करने वाली है। तो ऐसे जो इनका उपकार करने वाले शास्त्रांतर में प्रविष्ट जो लोग हैं और जो बाल हैं, व्याकरण शास्त्र में जो प्रवेश करने के इच्छुक हैं, उनकी उपकार करने वाली ये लोग सिद्धांत कौमुदी नाम की जो पुस्तिका है, ग्रंथ है, वो वरदराज के द्वारा ये पूर्ण किया गया। तो इस तरह से ये मंगलाचरण का स्वरूप होता है। वरदराज ने जब इस लोक सिद्धांत कौमुदी की रचना की होगी तो उसके पहले बहुत विचार किया होगा कि जब सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है और उसके पहले भी रूपावतार, रूपमाला, प्रक्रिया कौमुदी आदि अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, तो फिर सिद्धांत कौमुदी जैसे प्रौढ़ ग्रंथ के रहने पर भी इन्होंने इस ग्रंथ की रचना क्यों की? एक प्रश्न उपस्थित होता है। कुछ लोग तो कह देते हैं कि भाई बहुत बड़ा ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, उसको पढ़ने में, जानकारी करने में बड़ा श्रम है, तो थोड़े श्रम से इसको ज्ञान करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराचार्य जी ने की होगी। तो अगर इस रूप में भी अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसे विचार हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांत कौमुदी से भी उनको सुस्थिर करके उनको बड़े ही सरल ढंग से या बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उनका संपादन हुआ है। तो कहीं कहीं इसमें नूतनता भी है, ऐसा ही नहीं है कि केवल संक्षेपीकरण है। दूसरे क्या है, इन्होंने संक्षेपीकरण तो किया किंतु एक प्रकरण को छोड़ करके बाकी सभी प्रकरणों के जो मूल भावनाएं थी उनको इन्होंने स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। और वो प्रकरण है आपका कारक प्रकरण। कारक प्रकरण थोड़ा अधिक ही संक्षिप्त हो गया लघु सिद्धांत कौमुदी का। कुछ सूत्रों को इसमें और सम्मिलित कर लेते तो बहुत कम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के लिए कारक प्रकरण के शरण में जाते। जैसा इन्होंने, यद्यपि इनका एक और ग्रंथ है जिसको हम लोग मध्य सिद्धांत कौमुदी कहते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण काफी सुलझा हुआ प्रकरण है। फिर भी कारक प्रकरण एक ऐसा है कि उसके लिए आपको सिद्धांत कौमुदी के पूरे विषयों का ज्ञान करना आवश्यक है। इसलिए हमने इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्यापन के दौरान जो कारक प्रकरण है वो सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का आश्रय किया और शेष भाग, शेष प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के ही पढ़ाए गए। परंतु बाकी प्रकरण, चाहे आपको सुबंत का प्रकरण हो, प्राय जितने भी आवश्यक शब्द हैं सुबंत के सभी का ज्ञान कराया गया।
इसी तरह से तिङन्त के सभी प्रकरणों का सामान्य रूप से संक्षेप के रूप में जितनी आवश्यकता, अत्यधिक आवश्यकता तो संपूर्ण शास्त्र है, संपूर्ण शास्त्र की आवश्यकता है, किंतु अत्यधिक आवश्यक जितना अंश है इन्होंने सबको लिया। अब देखिए, जैसे अभी हम लोगों का ये प्रकरण पूरा हुआ है आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरण, इनमें भी लगभग इन्होंने आवश्यक जितने वस्तु हैं उनका सबका ग्रहण किया है। यद्यपि पूरा विवेचन जो सिद्धांत कौमुदी की स्त्री प्रत्यय का है वो बहुत ही विशद और बड़ा ही सुंदर विवेचन है, वो भी वस्तुतः पठनीय है, किंतु उसमें प्रवेश के लिए, प्रवेश का तात्पर्य यह होता है कि आपको उसके विषय में कम से कम 1/4 ज्ञान आपको या आधा ज्ञान कुछ है आपको, तो शेष में आप जब उस ग्रंथ को, मुख्य ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी उसकी जानकारी करने में। प्रवेश का तात्पर्य यही है। तो इसलिए उस दृष्टि से इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसी तरह से सर्वप्रथम इनका जो प्रवेश है, इन्होंने संज्ञा प्रकरण को लिया। दूसरे प्रकरणों का भी स्वरूप है जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। प्रकरणों का भी इन्होंने जो है सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से उसका पृथक पृथक संपादन किया। सिद्धांत कौमुदी में जहां सर्वप्रथम जो है सुबंत से संबद्ध विषयों को रखा गया और इसका उल्लेख भी उन्होंने किया अपने ग्रंथ में। सिद्धांत कौमुदीकार ने जो है कि पूर्वार्धे कस्ता सूर्य पंचमाध्यायवर्तिना प्रत्ययाः कथ्यन्ते तृतीयाध्यायवर्तिना इत्यादि करके, तो पूर्वार्ध में उन्होंने जो है चतुर्थ और पंचमाध्याय में आने वाले प्रत्ययों का वर्णन किया। तो जितने सुबंत से संबद्ध प्रत्यय हैं, चाहे वो सुप प्रत्यय हो, चाहे स्त्री प्रत्यय हो, चाहे वो तद्धित प्रत्यय हो, और तद्धित प्रत्ययों के ही अंतर्गत माने जाने वाले समासांता इसके अधिकार में भी समासांत प्रत्यय हो, ये सभी प्रत्यय ये प्रातिपदिक या सुबंत से विहित होते हैं और इनका सभी का उल्लेख चतुर्थ और पंचम अध्याय में ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय, ये पहला सूत्र चतुर्थ अध्याय का है। इसके बाद जो है सौजस्मोर षष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्र है। तो इस प्रकार इन्होंने जो दो प्रकृति के स्वरूप को माना सिद्धांत कौमुदीकार ने, प्रातिपदिक और धातु, तो प्रातिपदिक प्रकृतिक जो प्रत्यय उनका उल्लेख उन्होंने शुरू में कर दिया, अर्थात पूर्वार्ध में कर दिया। और संज्ञा प्रकरण तो चाहे सिद्धांत कौमुदी का हो, चाहे लोक सिद्धांत कौमुदी का, ये तो प्रवेश प्रकरण है। मैंने आपको पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान करना है तो संज्ञा शब्दों का ज्ञान करना पड़ेगा। इसके बाद जो संधि प्रकरण का दोनों ने उल्लेख किया, उसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जहां भी दो पद होंगे संधि का स्वरूप आपको बनेगा, और संधि स्वरूप की आवश्यकता न केवल वाक्य में अपितु पद ज्ञान में भी उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आपको रामऊ बनाना है तो वृद्धि रेचि लगाना है, लगाने पड़ेगा आपको। रामई ही बनाना है तो वृद्धि रेचि आपको बनाना है। इसी प्रकार अन्य भी जहाँ पर इस तरह के विचार हैं, कहीं यहाँ पर आपको वहाँ पर वृद्धि संधि है, तो कहीं गुण संधि है, तो कहीं दीर्घ संधि है। तो उन संधि करने के लिए भी आपको सुबंत में भी, तद्धित प्रत्ययों में भी, तद्धितांत में भी सर्वत्र उसकी आवश्यकता हो, इसलिए संधि प्रकरण का ज्ञान कराया गया। और सीधे इसके बाद वो सुबंत में, क्योंकि उन्होंने पद का ज्ञान कराना है, और जैसे हमने कहा था कि वाक्य स्फोट ही मुख्य है, वाक्य स्फोट के लिए आपको वहाँ पर जो खंड वाक्य स्फोट करेंगे
तो पद ज्ञान करना पड़ेगा। तो वाक्य तो जो है, जो सामान्य भाषा का जो स्वरूप है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति है जिसको कहीं भी कोई अध्ययन नहीं किया, केवल प्रयोग करता है, वो बोलता है खाली, व्यवहार वाग व्यवहार उसका होता है। उसको कोई एक वाक्य बोलो तो वो भी नहीं जानता वाक्य किसको कहते हैं, बोलता है खाली। अगर किसी ने कहा जो आप बोले वही बोलो, इसी को वाक्य कहते हो, तो जान लेगा हम जो बोलते हैं वो वाक्य है। यद्यपि संप्रति इस तरह का व्यक्ति नहीं है, प्राय सभी कोई जानते हैं, क्योंकि वाक्य पद इत्यादि व्यवहार में भी सामान्य रूप से विद्यमान है। फिर भी अगर हम ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना करते हैं जो केवल भाषा को समझता है, तो भाषा का जो इकाई है, जिसको उसको हम सबसे छोटा भाग कह सकते हैं, वो वाक्य है। और वाक्य को ही अखंड हम लोग मानते हैं वैयाकरण, कि उसका प्रयोग अखंड रूप में सभी करते हैं। एक ज्ञानी भी उस रूप में प्रयोग करता है और एक महा अज्ञानी है वो भी उस रूप में प्रयोग करता है। तो अखंड स्वरूप ही उसको होता है। अखंड स्वरूप का मतलब है उसमें पदादि प्रतीत्य भाव, पदादि की प्रतीति उसमें नहीं होती है, वही उसका अखंडत्व है। उसी रूप में उसका हम व्यवहार करते हैं। किंतु जब उसकी हमको परिकल्पना करनी पड़ती है, जब उसमें भाषा की परिकल्पना के साथ साथ उसकी व्याकरण की परिकल्पना हम करना चाहते हैं, तो हमको उसमें पदों को खोजना पड़ेगा। इसलिए पद समूह वाक्यम अर्थ समाप्तौ, न्याय भाष्यकार ने यहाँ पर वाक्य की लक्षण की, और वाक्य के तो और अनेक से बहुत से लक्षण हैं। और उसी में पदों की परिकल्पना की, तो पद के विषय में कहा कि पद दो तरह के हैं, सुबंत और तिगंत। इसलिए सुबंत का व्याख्यान प्रथम और तिगंत का व्याख्यान बाद में। इस तरह से ये व्यवस्था रही सिद्धांत कौमुदीकार की। तो इसलिए उन्होंने पहले सुबंतों का, सुबंत के साथ साथ सुबंत प्रकृतिक तद्धितादि प्रत्यय से संबद्ध विचार को प्रस्तुत किया। इसके बाद जो है तिगंत का प्रस्तुत किया। तिगंत के बाद फिर धातु प्रकृतिक जो प्रत्यय है, तो धातु प्रकृतिक प्रत्यय दो हो गए आपके, हो गए आपका एक तिंग प्रत्यय और दूसरे कृत आदि प्रत्यय। तो इस तरह से ये पूरा विवेचन उनका होता है। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने थोड़ा सा इसमें परिवर्तित किया। उन्होंने सुबंत के बाद तत्काल तिगंत प्रत्ययों को दिया कि भैया पहले आप लोगों को पद ज्ञान सही ढंग से हो जाना चाहिए कि सुबंत क्या है, तिगंत क्या है। और सुबंत तिगंत इन दोनों का जब पूरा विवेचन हो गया, तो उन्होंने सीधे आ गए वो कारक प्रकृति कारक के पास, और उन्होंने पहले इसके बाद कारक का विवेचन किया। कारक का विवेचन करने के पश्चात तब उन्होंने समास का विवेचन करने के बाद तद्धित का विवेचन किया। अब ये प्रश्न हो सकता है कि समास का विवेचन करने के बाद फिर तद्धित का विवेचन क्यों किया? तो उसके दोनों कारण हैं। पहला कारण तो यह है क्योंकि समस्त शब्द की भी आवश्यकता पड़ती है तद्धित प्रत्ययों के विचार में। जैसे औपगवाह बनाते हैं, तो औपगवाह में जो उपगु बनता है वो समस्त शब्द ही है। तो उपगु शब्द जब बनेगा तो उपगु शब्द ये समस्त, उप का गु के साथ समास होगा वहां पर। इसी तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो समस्त शब्द हैं, जैसे विश्वामित्र शब्द है जिसमें ऋष्यंधक विष्णु गुरुभ्यश्च सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से भद्र मातुर शब्द है, द्वै मातुर शब्द है, शाण मातुर शब्द है जिनकी चर्चा हुई है। और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो समस्त शब्द हैं जिनका उल्लेख होता है और जिसमें प्रवृत्ति होती है तत्त शब्द वहां पर प्रत्ययों के विधान करने के लिए। इसलिए समास भी ये तद्धित प्रत्ययों का उपजीव्य है, कारक भी इनका उपजीव्य है। इसलिए कारक के पश्चात समास को, समास के पश्चात फिर तद्धित को रखा गया कि उपजीव्य के बाद उपजीवक का विचार होना चाहिए। और तद्धित प्रत्ययों के पश्चात फिर इन्होंने जो है वो स्त्री प्रत्यय का विचार है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी।
तो ये प्रत्ययों का और प्रकरणों का स्वरूप जिनका थोड़ा सा भिन्न होते हुए भी अपने अपने दृष्टि से सबका उचित है। पूरा विचार सिद्धांत कौमुदी में जो आया है उसका संक्षेपकरण ही हम लोग कह सकते हैं। लोग सिद्धांत कौमुदी में वो पूरे विचार हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ प्रकरणों का भी, यद्यपि ऐसा नहीं है कि सभी प्रकरणों को एक साथ ही किया गया, कुछ प्रकरणों के स्वरूप में भी अंतर हुआ। जैसे प्रकरण में आपका समास के प्रकरण में जो सर्वप्रथम जो आपका प्रकरण बनता है, तो वहाँ अथ समासा कह के सहसुपा और पदा समर्था पद विधि प्राकरण समासा सहसुपा, इन तीनों सूत्रों को एक पृथक करके स्थापित किया लोक सिद्धांत कौमुदीकार ने, जो बहुत आवश्यकता था। जैसे बताया जाता है कि जितना ही पूरा समास है वह सहसुपा इस सूत्र का ही प्रपंच। वस्तुतः समास करने वाला तो केवल एक ही सूत्र है, सहसुपा। जो बाकी सूत्र है ये उसके विस्तार स्वरूप है, प्रपंच स्वरूप है, विस्तार करते हैं। क्योंकि विस्तार का उसका मुख्य स्वरूप हो गया कि क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है, सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, और इसलिए इन्होंने योग विभाग ही कर दिया कि सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। तो इसलिए दोनों तरह की समास हो जाते हैं। तो समास का पूरा स्वरूप सहसुपा से यद्यपि गतार्थ है, किंतु उसके स्पष्टतया पृथक पृथक रूप में ज्ञान कराने के लिए तत्त प्रकरण की योजना, तत्त स्वरूप की योजना, तत्त अधिकार सूत्रों के माध्यम से आचार्य पाणिनि ने और उनके अनुयायी कात्यायन, महाभाष्यकार इत्यादि आचार्यों ने उसका संपादन किया। जो विभावा इसके अधिकार में विहित जितने सूत्र हैं वो विभाव समास करते हैं। तत्पुरुषा इसके अधिकार में विहित जितने सूत्र हैं वो तत्पुरुष समास का विधान करते हैं। और जो है शेषो बहुव्रीहि इसके अधिकार में विहित सब बहुव्रीहि समास का, और चार थे द्वंद्व इस सूत्र से के द्वारा भी जो समास है वो द्वंद्व समास के रूप में। तो इस तरह प्रत्येक का निर्वहन किया। कई प्रकरण हैं जिनकी स्थापना जैसे हमने बतलाया नहीं है। जैसे इसमें पृथकतया समास प्रकरण में ही समासाश्रय प्रकरण है, उसका नहीं है। अलग से जो है एक शेष प्रकरण का इसमें अभाव है। तो बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनकी चर्चा नहीं है। समासांत प्रकरण तो यद्यपि इसमें दिया है, परंतु बाकी बहुत से प्रकरण का उल्लेख नहीं हुआ। तो ये एक विचार है। इसी तरह से और बहुत से है जिसका संपादन इन्होंने अपने दृष्टि से किया। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ भी अगर सही ढंग से किसी को तैयार हो और सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण तैयार हो तो लगभग 90% जो ज्ञान है व्याकरण का एक सामान्य वाक्य प्रयोग और शब्दों के साधुत्व की दृष्टि से वो लगभग आवश्यक रूप में उसको हम लोग पूर्ण कह सकते हैं। यदि पूर्ण करने के लिए तो पूरे ग्रंथ का जब तक सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान ना हो तब तक पूरी बातों को तो व्युत्पत्ति का नहीं हो सकता है, ये वास्तविक है। परंतु फिर भी एक सामान्य दृष्टि से ज्ञान करने के लिए यह ग्रंथ अपने आप में पूर्ण कहा जा सकता है। आज इस ग्रंथ का समापन हुआ है हम लोगों के स्वाध्याय का। जून से लेकर के जनवरी तक जकाराद्वय तक की पूर्णता हुई है। और इस ग्रंथ में इसको पढ़ाने के लिए और आप लोगों के समक्ष इस शास्त्र चर्चा को उपस्थापित करने के लिए हमारे शिष्य राजकुमार ने और उनके सहयोगी राजकुमार मिश्र और हमारे शिष्य गणेश्वर झा, इन लोगों का इस संस्कृत शौर्यम इस जो है समूह के इसका संस्थापन करके और इसके लिए उनका आग्रह था। हम आज उन सभी को विशेष करके राजकुमार जी को
जो इस कार्य का संचालन विशेष रूप से करते हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क किया, और उनके सहयोगी राजकुमार मिश्र जी और गणेश्वर झा जी को, इनको सबको साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और साथ साथ ये जिसका अभी तक ये शास्त्र चर्चा आप सबके सामने हुई, इसका आप लोग ज्ञान करेंगे, बार बार उसको देखेंगे, समझेंगे। अगर किसी को कहीं भी कुछ संदेह होता है किसी विषय पर, तो उसकी चर्चा करने के लिए राजकुमार जी के माध्यम से संपर्क करके और उसका समाधान भी आप सब कर सकते हैं। आप सबको बहुत, जितने भी इस शास्त्राध्ययन यज्ञ में जिनकी सहभागिता रही, वो सभी बंधुओं को, सभी छात्रों को, सभी विद्वानों को मेरा यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद, और साथ साथ में राजकुमार जी को और राजकुमार मिश्र जी को, गणेश्वर झा जी को, और भी जो आप लोगों से संबद्ध है, आपके सहायक रूप हों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।